वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कर रहा था तो हंसने लगे हमारे साथी। मैं कभी अपने विद्यार्थी जीवन में एक बात कहा करता था, बहुत प्योर हिंदी में कहा करता था कि मैं अपने कभी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं कहा करता था कि मैं अपने अतीत के गौरव से अनुप्रमाणित हूँ, किंतु मैं उसे अपने जीवन का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानता। मेरी आंखों में सपने जरूर है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं अपने सपनों को साकार करने वाला एक जागरूक कर्म योगी हूँ। मैंने इसलिए कहा कि भैया मुझे अपना सपना साकार करना है, अपनी बात अच्छे से तो मुझे कहनी है, तो मैंने माइक को रिसीव कर दिया। तो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं सबसे पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर, मेरे बहुत ही इज्जतमान आली जनाब भाई, बड़े भाई हरी साहब, मेरे साथ नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के रेस्पेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी श्री डैनियल रिचर्ड साहब, और मेरे साथ माइनॉरिटीज कमीशन की नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन की डायरेक्टर आदरणीय धना लक्ष्मी जी, तो जोरदार इन दोनों ऑफिसर्स की मैंने आपके लिए मुझे तो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी देकर भेजी कि आगे नहीं आपको माइनॉरिटीज कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया है हमने, और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कि उस विश्वास को अर्जित करने के लिए जाओ हैदराबाद की गलियों में घूमकर। लेकिन ये दोनों सरकारी अफसर है, और आज भी इनकी गैजेटेड हॉलीडे है, एक तरीके से सैटरडे संडे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है कि आप देखिए कि आईएएस और सिविल सर्विसेज के लोग अल्पसंख्यक समुदाय की क्या आवश्यकताएं, क्या जरूरतें हैं, कैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित हो सकता है, कैसे सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से साकार हो सकता है। तो इस सरकार के दो ऑफिसर पिछले 2 दिन से 24 घंटे आपकी सेवा में दिल्ली से यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए इसका जोरदार स्वागत किया। हम लोग तो योजना बना देते हैं, काम कर देते हैं। अच्छा, नेता की तो खुराक है माइक, हमको तो माइक मिल गया तो समझ लीजिए डोज मिल गई, है ना। लेकिन इनका काम लिखना है, पढ़ना है, सुबह से घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर कागज पर लिख कर देंगे, मैंने बड़े विश्वास से कहा ना कि मेरे ऑफिस से जवाब आएगा तो वो इन दोनों की बदौलत आएगा। आप इनको फिर साधुवाद कीजिए। हम यहाँ से जाएंगे राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकारों के लिए रिकमेंडेशंस भेजेंगे, उन रिकमेंडेशंस पे फॉलो अप करना, उस पर मेहनत करना, और अच्छे से रिकमेंडेशंस बन जाए, यहाँ भी क्या जरूरत है ये बन जाए। ये सारा काम आयोग का ये सचिवालय करता है, और ये आपके भाई ने नया इनिशिएटिव लिया है। कैसे लिया है? मैंने अनिल भाई से कहा कि अनिल भाई, हैदराबाद में क्या समस्या है तेलंगाना? उन्होंने बताई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनवाई। हमने कहा ठीक है, अभी ऐसा करना है कि हम ऐसे भी करेंगे कि हम वहां जाएंगे, बोहरा कम्युनिटी से मिलेंगे,
हम जाएंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलेंगे, हम जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी से मिलेंगे, हम जाएंगे प्रधानमंत्री जन विकास कार्य। तो आज मेरे से गाड़ी में बैठे हुए हनीफ भाई ये कह रहे थे केंद्र सरकार इतना काम कर रही है, हमको भी नहीं पता। बोले अभी धनलक्ष्मी जी मेरे साथ हैं, डायरेक्टर मैडम, जॉइंट सेक्रेटरी जी, इनको ही एक्चुअल में बताया कि कितना काम हो रहा है, मुझे भी ठीक से नहीं पता है, यही बताते रहते हैं। आपके यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल खुल रहे हैं ना, खुल रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल। आज हम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट गए थे वो स्कूल देखने, शमशाबाद में गए हम, आज एक स्कूल देख कर आए, बहुत अच्छा स्कूल बन रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा। वहाँ के लोकल लोग आए, कहने लगे हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी उस स्कूल के बनने में अपने मंत्रालय से सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए 18 करोड़ रुपए मुख्तार अब्बास नकवी जी उस स्कूल पर खर्च करते हैं। और ना ही केवल इतना, स्कूलों के लिए लगभग 88 करोड़ रुपया नए स्कूलों की बिल्डिंग के लिए केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी सैंक्शन कर चुके हैं। जिसमें से 236 करोड़, कितना 36 करोड़ 236 करोड़ रुपए उसमें से हम रिलीज करते हैं। देखिए ये सारा काम जो है धनलक्ष्मी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग के, देखिए देश चलाने का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग करते हैं। आप इनके ताली भी नहीं बजाते हो, आप तो खुद भी दे लो, कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। ओवर टाइम करते हो, ओवर टाइम से ही देश चलता है। मैं बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, केंद्र सरकार के बारे में परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए जितना ज्यादा कदम आजाद हिंदुस्तान में ये सरकार चला रही है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं उठाया। मुस्लिम बच्चियों को तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण की योजना के माध्यम से मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन फील्ड में आगे लाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार जो काम कर रही है, अगर मैं उसे ये कहूं कि वो आज के दौर के क्रांतिकारी कार्य हैं तो वो कम होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का 6000 करोड़ का वार्षिक जो बजट है, एनुअल बजट 6000 करोड़ का लगभग, उसका 40% हिस्सा बच्चों की और बच्चियों की शिक्षा पर अल्पसंख्यक मंत्रालय खर्च करता है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि मुख्य विचारधारा से जो लोग पिछड़ गए हैं, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे वो बौद्ध समाज के हों, चाहे वो पारसी समाज के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, जितनी उनकी जनसंख्या उस हिसाब से उनकी बराबर की हिस्सेदारी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आप लोग अल्पसंख्यक मंत्रालय में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। सभी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज को उनका हक बराबरी के साथ दिया जा रहा है। मकसद इसके पीछे केवल एक ही है कि परसेप्शन हमारे बारे में कुछ भी फैलाते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर समझना हो किसी को, तो 2017 का उनका एक चुनाव याद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि उनकी जो सरकारें हैं वो टेबल के इधर के लोगों के लिए और टेबल के उधर को भी लोगों के लिए, जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए दिए और जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी दिए। और उन्होंने कहा है, बात बड़े स्पष्ट कहा कि सरकारें बनती बहुमत से हैं लेकिन चलती सर्वमत से। राज्य भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई सांसद
जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का, तो हमारे आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को राज्यसभा ले जाकर सर्वमत की सरकार चलाने के लिए अल्पसंख्यक समाज का भी इस बहुमत की सरकार में हिस्सा होना चाहिए। सर्वमत की सरकार चलाने के लिए आपके भाई आपके अपने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, लोग आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आप किसी के पास जाइए, कोई किसी तरीके की बात करेगा, क्योंकि जब 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती तो 5 व्यक्तियों की एक राय कैसे हो सकती है। मैं तो आपको केवल ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं दिल्ली से 1200 किलोमीटर 1600 किलोमीटर चलकर जो यहाँ आया हूँ। पैदल चल के नहीं, उड़कर आया हूँ, लेकिन 1600 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ। अभी हनीफ भाई को सुना रहा था मैं, मेरा भी परिवार है, ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चे याद करते हैं, छोटा बेटा भी है अभी। तो आज मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वैसे हो सकता है थोड़ा तगड़ा वगड़ा लगता हूँ, लेकिन 40 साल की मेरी आयु है, 40 साल की मेरी आयु है। और अभी हाँ, इन्होंने कहा, मैं कहा करता था एक बार मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा था, तो मैंने कहा था राजनीतिक मैदान में दौड़ने वाला सरपट घोड़ा हूं। आने वाली 15 अप्रैल को चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव होगा, वोट के रूम पर जितना चना खिलाओगे उतना तेल दौड़ चना खिलाया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बिना चने के भी दौड़ रहा और उस दौड़ में मैं ये गौरव प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति हुआ हूं कि मैं आजाद हिंदुस्तान का, मेरी भाषा समझ रहे ना, दादी इतनी हल्की बज रही है, ऐसा लग रहा है समझ नहीं रहा है, फील नहीं आ रहा है मेरी बातों को। मेरा नॉर्थ इंडिया में फील आता है दादा कि मैं आजाद हिंदुस्तान का सबसे कम आयु का किसी भी कमीशन का पहला वाइस चेयरमैन। And in fact, I was the youngest ever member of any commission of the independent India. When I was just 38 years old, I was appointed as member of the Commission for Minority. When I became the vice chairman of the National Commission of the Minorities, at that time I was just 40 years old. And this is an achievement. मैं हर चीज में मैंने ये सोचा है कि कुछ नया करके निकलाएं, कुछ अच्छा करके निकलाएं, कुछ नया और अच्छा करने की चाहत में आज मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ भेजा है। और आप समझ लीजिए कि उसका मकसद केवल एक ही है कि आपका विश्वास जीतने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है कि देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी देश के अभिन्न अंग हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली का तो विकास हो जाए और हैदराबाद का विकास ना हो। क्योंकि प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने राजनीतिक नई दिशा और दशा दी है। पहले ऐसे नेता हुआ करते थे, कोई मराठी नेता हुआ करता था, कोई पूर्वांचली नेता होता था, कोई ठाकुर नेता होता था, कोई बिहार नेता होता था। लेकिन नई परिभाषा अगर किसी एक व्यक्ति ने लिखी है, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने गर्व के साथ में बात करी है, तो मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और वो 125 करोड़ हिंदुस्तानी में हर हिंदू आता है, हर मुसलमान आता है, हर सिख आता है, हर ईसाई आता है। और जो व्यक्ति 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प को लेकर काम कर रहा हो, तो आप ये बात दिल से निकाल दीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में जन्म लेने वाला भारतीय कोई नागरिक तरक्की और विकास की मुख्य धारा से अछूता रहे। यह हो सकता है कि उस विश्वास को अर्जित करने में कुछ समय लग रहा हो, लेकिन आज आतिफ रशीद
नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के वाइस चेयरमैन के नाते दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर यदि आपके पास आया है तो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के नाते आया है, उसी विश्वास को अर्जित करने के लिए आया है। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की किसी भी प्रकार से कहीं पर भी घटने नहीं देंगे। आप केवल इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए समर्पण भाव से काम करना शुरू करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी और ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप ये यकीन मानिएगा, हम किसी की मुंहबराई नहीं करेंगे, हम किसी को एक्स्ट्रा नहीं देंगे, हम किसी का हक छीन कर किसी को नहीं देंगे, लेकिन आपको किसी से पिछड़ने नहीं देंगे। आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे, आपको बेहतरीन हालात मिलेंगे, आपको बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। पढ़ना चाहते हैं पढ़कर दिखलाइए, लेकिन आपको ये संकल्प लेना होगा कि हम भी अब इस देश को देखने वाले बनेंगे, हम भी इंजीनियर बनाएंगे, हम भी प्रोफेसर बनाएंगे, हम भी डॉक्टर बनाएंगे, हम भी साइंटिस्ट बनाएंगे, हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे, हम भी बिजनेसमैन बनाएंगे और हम भी देश की मुख्यधारा में बराबर की हिस्सेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फोटो ले लो। बदल भाई सारा है ना।